अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज बायोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे हमने सेल को स्टार्ट किया था तो हमने इब्तिदाई ही में बताया था कि एक सेल के अंदर दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक उसका दरमियानी हिस्सा और दूसरा जो है उसका वो साइड वाला हिस्सा। तो उस साइड वाले हिस्से को हमने साइटोप्लाज्म कहा था और उस दरमियानी हिस्से को न्यूक्लियस कहा था। तो आज हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। तो न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट जगह है। जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं कि द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये किसी भी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और क्यों सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, क्योंकि ये किसी भी सेल के जितने भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, इसी वजह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है और हार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों इसको ब्रेन ऑफ द सेल और हार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि ये एक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जिस तरह इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो हार्ट और ब्रेन, यानी इंसान के अंदर ब्रेन और हार्ट कितनी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी तरह न्यूक्लियस भी एक सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने स्टडी किया? तो जो साइंटिस्ट था, जो बायोलॉजिस्ट था, जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस को स्टडी किया उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। और इसने 1838 में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर इसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो ये इर्रेगुलर शेप होता है। इर्रेगुलर यानी हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस का कोई इस तरह प्रॉपर शेप है, बल्कि ये एक इर्रेगुलर शेप होता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्फेरिकल है, थोड़ा बहुत क्या है, एक राउंड शेप है या स्फेरिकल शेप है, थोड़ा बहुत गोल शेप है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, इर्रेगुलर, प्रॉपर शेप इसका नहीं है। अगर साइज की बात करें तो तकरीबन ये 10 माइक्रोमीटर होता है। तकरीबन 10 माइक्रोमीटर इन द केस ऑफ द प्लांट सेल। एनिमल में थोड़ा इससे छोटा है, तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन ज़्यादातर बस इसके लगभग यानी 10 माइक्रोमीटर ही होता है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन डिफरेंट है। इसकी लोकेशन डिफरेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम एनिमल सेल में यानी ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में ये सेंटर में वाक़या होता है। यानी ये जो हमारे पास एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस वाक़या होता है इन द केस ऑफ एनिमल सेल। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। तो ये न्यूक्लियस जो है ये सेंटर से थोड़ा इस साइड पर या किसी साइड पर वाक़या होता है। और ये क्यों साइड पर वाक़या होता है? क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज वीक्यूली मौजूद होती है, एक लार्ज वीक्यूली मौजूद होती है। तो ड्यू टू द लार्ज वीक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द साइड। Therefore, in the case of the plant cell, the nucleus is present on the side of the cell, not on the center of the cell. And on the animal cell, and in the animal cell, the nucleus is present in the center. तो ये तो इसकी लोकेशन की बात हुई कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस हो, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो इसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लाइड इसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लाइड। क्यों मोनोन्यूक्लाइड? क्योंकि मोनो एक को कहते हैं और इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लाइड। अच्छा, अगर किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो, दो न्यूक्लियस हो, तो फिर इसको हम बाई न्यूक्लाइड कहेंगे। बाई न्यूक्लाइड क्योंकि इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसको हम बाई न्यूक्लाइड कहेंगे। अच्छा, अगर सेल के अंदर दो या दो से ज़्यादा हो, दो को तो हमने बाई न्यूक्लाइड कहा, अगर दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, तो इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लाइड। इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लाइड, या आप इसको पोली न्यूक्लाइड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, मल्टी न्यूक्लाइड या पोलीन्यूक्लियाइड, अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। इसी तरह अगर किसी सेल में
कोई भी न्यूक्लियस ना हो, यानी वो बगैर किसी न्यूक्लियस के हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमने तो ये कहा कि अगर एक न्यूक्लियस है तो इसको हमने मोनोन्यूक्लाइड, दो है तो बाई न्यूक्लाइड, इसी तरह अगर ज़्यादा हो तो हमने मल्टी न्यूक्लाइड। अब अगर किसी सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे ए न्यूक्लाइड। अगर किसी भी सेल के अंदर एक भी न्यूक्लियस ना हो तो इसको हम कहेंगे ए न्यूक्लाइड। तो ये तो हमारे पास न्यूक्लियस की बात हुई, इसकी डिस्कवरी, इसकी शेप, इसकी साइज, ये कहाँ पर वो मौजूद होता है, ये कितने होते हैं, उसके बारे में हमने बात की। आते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की तरफ कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, या न्यूक्लियस देखने में किस तरह है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होते हैं। अब हम इस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें माइक्रोस्कोप के जरिए, माइक्रोस्कोप के नीचे हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के हमें 4 पार्ट नज़र आएंगे। किसी भी न्यूक्लियस के हमें 4 मुख्तलिफ पार्ट नज़र आएंगे। तो इस 4 पार्ट को हम अब थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। तो जो पहला पार्ट होगा वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी भी न्यूक्लियस के 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस, तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म और चौथा पार्ट है क्रोमोसोम। यानी ये किसी भी न्यूक्लियस के 4 मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। यानी हमने कहा कि सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और अब हम क्या करें? न्यूक्लियस स्टडी करें, यानी ये एक न्यूक्लियस के अंदर ये 4 पार्ट है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। इसके 2 मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। अच्छा, न्यूक्लियस के हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होगी। इसको हम अब तफसील के साथ भी स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। तो हमने कहा कि इसके कितने 2 मेम्ब्रेन हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज़ द मेम्ब्रेनलेस प्लेस और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और ये कहाँ पर वाक़ होता है? ये एक न्यूक्लियस के अंदर इसके सेंटर में वाक़ होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब जो न्यूक्लियोलस के बाद क्या बचता है? जो बाहर का हिस्सा बच जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो न्यूक्लियोलस से लेकर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना प्लेस है, जो जितना जगह है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इस जगह का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। और चौथा, इसके अंदर कुछ हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो इसके बारे में अब हम तफसील के साथ स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब हम एक एक पार्ट को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो किस तरह है। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, यानी 2 मेम्ब्रेनों पर मुश्तमिल है। द आउटर मेम्ब्रेन इज नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है? यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और यहाँ पर इसके नज़दीक क्या है? इसके नज़दीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। हमने तफसील के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी पढ़ा है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी ये मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कहाँ, ये किसके साथ मिला हुआ है? ये इसके नज़दीक ही यहाँ पर कहीं क्या मौजूद है? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर मौजूद है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के करीब मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुई आउटर मेम्ब्रेन की बात। जबकि इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है, जो आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। तो इसका क्या काम क्या है? तो द इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेज द न्यूक्लियर कंटेंट, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा। तो इन चीज़ों को अंदर ही रहना और इनका बाहर ना आना, ये काम किसका है? ये काम है इनर मेम्ब्रेन का। यानी इनर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर रहने देता है, उसको बाहर नहीं आने देता। अच्छा, अब जब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, हम ये कह सकते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस देयर आर सम स्मॉल पोर्स प्रेजेंट, यानी इस सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद है। और उसका काम क्या है? कि विच एलो द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, यानी वो चीज़ों के आने जाने में मदद देती है। यानी न्यूक्लियस से चीज़ें बाहर आना और न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें जाना, ये काम किसका है?
ये काम है न्यूक्लियर पोर्स का, यानी न्यूक्लियर पोर की मदद से बासानी चीज़ें अंदर और बाहर जा सकती है किसी भी न्यूक्लियस से। तो ये बात तो हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरह है। आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ कि न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है। तो न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर इसके मिड में मौजूद होता है। द मिड रीजन द सेंट्रल प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, यानी किसी न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रल जगह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। एंड इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस, और इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी हमने तो वैसे बनाया है ये इस तरह एक तो दायरा, लेकिन इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। इट इज अ मेम्ब्रेनलेस एंड डार्क एंड डेंस राउंड रीजन, और ये डार्क रीजन होता है, एक डेंस रीजन होता है, और राउंड रीजन होता है कहाँ पर, इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर ऑन द सेंटर डार्क एंड डेंस रीजन विच इज द नॉन मेम्ब्रेनियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अच्छा, तो न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है, तो न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क डेंस और नॉन मेम्ब्रेनियस रीजन है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर ज़्यादातर आरएनए और प्रोटीन है। ज़्यादातर क्या है, आरएनए और प्रोटीन, यानी आरएनए और प्रोटीन कहाँ पर मौजूद है, आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन मौजूद है। न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी इट मे बी वन आर मोर देन वन। अच्छा, अगर हम अब न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस भी दो जगहों पर मुश्तमिल है, टू रीजन पर मुश्तमिल है। सो द न्यूक्लियोलस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द टू रीजन। ये पूरा क्या है, ये पूरा न्यूक्लियोलस है और ये भी दो रीजन पर मुश्तमिल है। एक आपको ये सेंट्रल एरिया नज़र आ रहा है और ये इसका जो साइड वाला रीजन है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है सेंट्रल रीजन या सेंट्रल एरिया, और दूसरे का नाम है पेरिफेरल रीजन और पेरिफेरल एरिया। पेरिफेरल एरिया का मतलब है कि द साइड एरिया, जो कि साइड पर वाक़या है। तो द पेरिफेरल एरिया कंसिस्ट ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम का क्या मतलब है, प्रिकर्सर कहते हैं खाम माल को, यानी जिस चीज़ से कोई और चीज़ बनती है इसको प्रिकर्सर कहते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पेरिफेरल एरिया है, यानी न्यूक्लियोलस का जो साइड वाला एरिया है, वहाँ पर राइबोसोम के बनने के लिए खाम माल मौजूद है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिससे क्या बनती है, जिससे राइबोसोम बनती है। यानी अब हमने ये भी स्टडी किया था राइबोसोम के अंदर कि राइबोसोम कहाँ पर बनता है, तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है। और अब राइबोसोम के बनने के लिए जो खाम माल है वो कहाँ पर मौजूद होता है, तो वो राइबोसोम बनने के लिए जो खाम माल है वो एक न्यूक्लियस के पेरिफेरल रीजन में मौजूद होता है, इस एरिया में। यानी जो ये एरिया है यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोम मौजूद होते हैं। दूसरा इसका सेंट्रल एरिया है, यानी ये एरिया है किसका, न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियोलस का जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैसेंजर आरएनए कहाँ पर मौजूद है, तो मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियोलस के सेंट्रल एरिया में मौजूद है, सेंट्रल एरिया में मौजूद है। और और जो हमारे पास क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना एक रोल प्ले करता है, अपना एक किरदार निभाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोमल आरएनए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, तो ये तो बात हुई किसके हवाले से, ये बात हुई न्यूक्लियोलस के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, इसके बाद हमने न्यूक्लियोलस पढ़ा। अब जो इसके बाद तीसरा पोर्शन है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या मतलब है, तो द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, यानी हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। और वो जगह जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक है, इस जगह को हमने क्या कहा था, इस जगह को हमने कहा था साइटोप्लाज्म। तो अब एक न्यूक्लियस के अंदर वो रीजन जो कि न्यूक्लियोलस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक मौजूद है, इस जगह का नाम क्या है,
तो इस जगह का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा रीजन क्या है? ये सारा रीजन न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से पढ़ते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड आयन। और यहाँ पर क्या मौजूद होता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स और आयन्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्रोमोसोम भी मौजूद होता है। और अगर आप देखें तो जब हमारे पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी इस न्यूक्लियोप्लाज्म ही का हिस्सा है। तो ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हुई कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। तो इट इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। यानी जिस तरह एक सेल का साइटोप्लाज्म है, इसी तरह न्यूक्लियस का भी एक साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स और आयन मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। चलते हैं अपनी फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट जो है वो है क्रोमोसोम। यानी एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी मौजूद होता है। तो जैसा नाम से जाहिर है, क्रोमा का मतलब है कलर एंड सोमा का मतलब है बॉडीज। यानी these are the color bodies present inside the nucleus, present inside the nucleus। या इसकी अगर हम डिफिनीशन करें प्रॉपर तो वो कुछ इस तरह होगी कि the thread like structure appearing during the cell division is called the chromosome। If you have asked someone that what is the chromosome, so you can say that these are the thread like structure which are appear during the cell division। अच्छा, तो और इसकी कंपोजिशन क्या है? तो ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। यानी क्रोमोसोम क्या है कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दागेनुमा आकार है, कुछ दागों की तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और जब सेल डिवीजन होती है तो ये अपेयर होते हैं, ये नमूदार होते हैं। उस किस वक्त ये नमूदार होते हैं? तो जब सेल डिवीजन होती है तो ये चीज़ें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपेयर हो जाते हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और ये क्रोमेटिड पर मबनी है। यानी एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना हुआ है। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड, और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो ये एक क्रोमेटिड जब दूसरे क्रोमेटिड से मिल जाता है तो ये एक क्रोमोसोम बना देता है। और ये क्रोमेटिड जब दूसरे क्रोमेटिड से मिलता है तो ये एक सेंटर की मदद से मिलता है और सेंटर का नाम है सेंट्रोमियर। इस सेंटर का क्या नाम है? इस सेंटर का नाम है सेंट्रोमियर। यानी ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे एक सेंटर की मदद से मिलते हैं और इस सेंटर का नाम होता है सेंट्रोमियर। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सेंट्रोमियर। इसका नाम है सेंट्रोमियर। अच्छा, अब क्रोमोसोम के अंदर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन कहाँ पर मौजूद होता है? तो जीन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। जीन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। और जीन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी बात है वो ये है कि जीन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कि जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन बच्चों में मुंतकिल होती है तो वो एक जीन की मदद से मुंतकिल होती है। और वो जीन कहाँ पर मौजूद है? तो वो जीन जो है क्रोमोसोम में मौजूद है। तो क्रोमोसोम का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है। अच्छा, अब अगर हम न्यूक्लियस की फंक्शन की बात करें, जो ओवरऑल न्यूक्लियस है इसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। यानी हमने न्यूक्लियस के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर इतने पार्ट्स है, इसका ये शेप है, ये इतने नंबर में होते हैं, इसका साइज इतना है। हम न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करता है। तो न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस के तो बड़े काम है, बड़े इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना ये किसका काम है? ये काम है जनाब न्यूक्लियस का। सो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर जितने काम हो रहे हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसका एक और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन
किस की शक्ल में मौजूद है, तो वो क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद है। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ साथ इसके और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसा कि इसके अंदर राइबोसोम के बनने के लिए जो खाम माल है वो प्रिकर्सर मौजूद है, वो खाम माल मौजूद है। तो इसके साथ साथ इसके और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन ये इसके अहम जो मेन फंक्शन है वो है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।